सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं डेरिवेशंस विच इज़ रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो यहाँ पर हम इस पूरे वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय द गैस। उसके बाद जो डेरिवेशन आएंगे दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन 4 से 5 डेरिवेशंस को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्क डन बाय द गैस का यहाँ पर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जिसका फॉर्मूला हमें मिलता है W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर और डेल्टा V को हम क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि जो वर्क डन है वो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो इसी वर्क डन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सिलेंडर को इमेजिन किया है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इसमें हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, अच्छा ये पिस्टन मूवेबल है तो ये आसानी से मूव कर सकता है। फिर हमने क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस को रख दिया है। तो मान लो ये इसके अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कंसिडरेशन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्या क्या दिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर गिवन है दैट इज कंसीडर अ सिस्टम इंक्लोज इन अ सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन सो दैट इट्स वॉल्यूम कैन चेंज। तो हमने सिंपली एक सिलेंडर लिया है, उस सिलेंडर में एक पिस्टन लगाया है। ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, मतलब कि ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और जब ये आगे पीछे होगा तो डेफिनेट सी बात है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है दैट इज लेट ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। मान लेते हैं कि जो हमने सिलेंडर लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है, देन अब हम जानते हैं कि अगर इस सिलेंडर के हमने अंदर आइडियल गैस रखा हुआ है तो जब ये आइडियल गैस एक्सपांड करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेस करने के बाद ये पिस्टन यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन विल बी। देखो सिस्टम यहाँ पर क्या है, सिस्टम मतलब यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस। यानी जो गैस हमने अंदर रखी हुई है ये गैस जब एक्सपांड करेगी तो एक्सपांड करने की वजह से इस पिस्टन पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। जब पिस्टन पे फोर्स लगाएगी गैस तो ये पिस्टन यहाँ से मूव करके, मान लेते ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये जो गैस है जो बेसिकली पिस्टन पे फोर्स लगा रही है वो कितना लगा रही है। तो पिस्टन पे जो फोर्स लगाएगी F इट विल बी इक्वल टू P इंटू ए होगा। अभी हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, देखो वी नो दैट कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देयरफॉर यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर जो हमारी गैस है वो इतना यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, किस पर, पिस्टन पर। ठीक है, अब क्या होगा, जब पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है पिस्टन मूव करेगा, और जब पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ देयरफॉर वर्क डन बाय द गैस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, देखो पहले हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है बाय द गैस की वजह से तो सबसे पहले हमें एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा वो निकाल लेते हैं। तो अब आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंस डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है इसलिए वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम इसे लिखेंगे dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। नाउ एज वी नो दैट कि यहाँ पर जो f है उसकी वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है p इंटू ए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ p इंटू ए और इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया है और ये कितना है, dx है। अब आप जानते हो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, देखो जैसे यहाँ का एरिया क्या है, a है ये, और इंटू dx ये मुझे क्या देगा, वॉल्यूम दे देगा। जैसे अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊँ तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यानी यहाँ पर सिलेंडर हमारा का पिस्टन यहाँ पर था पहले, अब यहाँ पर मूव कर गया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और इसका डिस्प्लेसमेंट dx ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, बेसिकली हमें वॉल्यूम दे देगा। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बट ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वी। सिंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा।
तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा P इंटू डी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P इंटू डी वी। ये जो हमें इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर गैस वर्क करेगी और पिस्टन थोड़ा सा ही मूव करेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा मूव करेगा तो डेफिनेट सी बात है उसका वॉल्यूम बहुत कम चेंज होगा, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मान लो मुझे पिस्टन को इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक क्या करना है, इसको इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक ऊपर की तरफ भेजना है, तो फिर गैस को क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल वर्क डन बाई द गैस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखूंगा, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? P इंटू डी वी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि प्रेशर इस प्रोसेस में क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम इंटू डी वी। अब आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का आंसर क्या मिलता है? एक्स मिलता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू पी, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी है यहाँ पर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे? लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपको एक बार V को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है और एक बार V को आपको लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है, तो ये आपको बन जाएगा VF माइनस VI। ठीक है, इसी VF माइनस VI का मतलब क्या है? यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम को और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया रिलेटेड टू वर्क डन बाय द गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला हम वर्क का यूज़ करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब गैस की बात आएगी तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? P इंटू डेल्टा V यूज़ करना है। ठीक है, आगे चल के हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट कि PV क्या होता है? nRT होता है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो और मैं इसको लिख सकता हूँ P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, यानी कि हम P डेल्टा V की जगह पर इसको और क्या लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर W इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ठीक है, ये मैंने अलग से आपको पार्ट बताया है ताकि आपको आगे काम आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमें इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। बहुत कुछ इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या था? वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस का मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंटेनर में गैस को रखेंगे, तो मान लो यहाँ पर हमने कंटेनर में इस आइडियल गैस को रखा था, तो ये जब आइडियल गैस एक्सपांड करेगी तो एक्सपांड करने की वजह से पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से पिस्टन जो है एक पोजीशन से मूव करके दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? DW इज इक्वल टू F इंटू DX का फॉर्मूला अप्लाई करके जो वर्क डन हमें मिला वो क्या मिला? P इंटू डेल्टा V। याद रखना है ये जो वर्क डन मिला है ये क्या है? स्मॉल वर्क डन मिला है। ठीक है, स्मॉल वर्क डन। हमें क्या चाहिए था? टोटल वर्क डन निकालना था। तो टोटल वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया, प्रेशर कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, और उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। याद ये रखना है कि P इंटू डेल्टा V को हम कभी भी NR डेल्टा T से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है इसकी एक खास बात है कि इवन केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको मिल जाती हैं जब हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो देखो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर सच प्रोसेस वी कैन से दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, है ना। बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है पूरे प्रोसेस में तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का एक्चुअल मतलब तो यही होता है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका जब हम चेंज निकालेंगे तो किसके इक्वल मिलेगा? 0 के इक्वल मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो और उसका चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो? 0।
अब थोड़ा सा हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3 लॉज आते हैं, राइट। कौन कौन से हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ यही तो हो रहा है, क्योंकि देखो जब हम गैस से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और इन तीनों वेरिएबल में से किसी भी प्रोसेस में एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी तो 2 चीज़ें क्या करेंगी? वेरी करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि सिंस इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेंगे। लेकिन बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि प्रेशर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो इसका सिंपल से ये मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और इन्वर्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ मिलता है? जैसे कि आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज़ रिलेटेड टू पीवी ग्राफ जिसे हम कहते हैं, या इसे पीवी डायग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में जो आप देख पा रहे हो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है बेसिकली वो इस तरीके से कुछ इन्वर्स लाइन के फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ इन्वर्स लॉ को फॉलो करती है उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? थोड़ा सा कर्व होता है, राइट। तो ये मान लेते हैं इसका इनिशियल पॉइंट है, ये मान लेते हैं इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए और ये नाम क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अच्छा, इसके सामने वाला जो पॉइंट है ये आपका बन जाएगा इनिशियल प्रेशर, और एग्जैक्टली इसके जो ये वाला पॉइंट है इसे हम क्या बोल देंगे? फाइनल प्रेशर। तो उसी तरीके से ए पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे अगर मैं आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? इसका इनिशियल वॉल्यूम, और बी पॉइंट के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते वक्त हमें ये देखना है कि जो रिलेशन है बिटवीन पीवी वो क्या है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इन्वर्स रिलेशन है तो ग्राफ कैसा होता है? कर्व। तो यहाँ पर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये समझ लिया, और इसका हमने ग्राफ भी देख लिया कि पीवी ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये 2 काम हमने यहाँ पर कर लिए। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी ये जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यानी बेसिकली यहाँ पर हमें करना क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो मुझे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन। अगर ये दोनों वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। सो देयरफॉर फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम Boyle's law we can write that PV is equal to constant। क्या ये ऐसा हम लिख सकते हैं? Yes, we can write that। कैसे लिखेंगे? Because we know that pressure is inversely proportional to volume होता है, so therefore we can write PV is equal to constant, है ना। और ये constant जो बेसिकली इस प्रोसेस में होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर। सो इन जनरल यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ। इन जनरल यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ PI/VI इज इक्वल टू PF/VF इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। जबकि यहाँ पर आपको जो PI/VI दिख रहा है इसका मतलब क्या है? PI का मतलब है इनिशियल प्रेशर, VI का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, PF का मतलब है फाइनल प्रेशर, और VF का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि जब हम इस प्रोसेस को कर रहे होंगे तो इस प्रोसेस के वक्त हमें अगर गैस को थोड़ा सा एक्सपांड करना है तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सपांशन, therefore वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सपांशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dW इज इक्वल टू P इंटू dV, है ना। अगर हमें गैस को थोड़ा सा एक्सपांड करना है, देखो ओवरऑल इस प्रोसेस में डायग्राम तो गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया, इसमें यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक पिस्टन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पिस्टन।
और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या रख दी, आइडियल गैस है मान लो इसके अंदर, और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हम हीट देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, Q, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है उसे मान लेते हैं क्या, डेल्टा U। और अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, हमने बोला कि हमें क्या करना है, वर्क करना है इस, तो ये जो गैस है हमारी जब ये एक्सपांड करेगी तो एक्सपांड करने की वजह से ये पिस्टन जो है वो यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ये पिस्टन मूव करके ऊपर आएगा तो क्या होगा, देखो पहले इनिशियल वॉल्यूम VI था, अब यहाँ पर मूव करने के बाद इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, VF। और हमें पता है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वर्क होगा। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सपांशन, यानी कि थोड़ा सा अगर गैस एक्सपांड करेगी तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सपांशन DW इज इक्वल टू P इंटू DV। तो मुझे पता चल गया कि अगर गैस को थोड़ा सा एक्सपांड करना है तो उसके लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। सो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट टोटल वर्क डन फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देना है। अच्छा, हमें पता है टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, किसका इंटीग्रेशन करना है, छोटे छोटे वर्क का। अगर मैं छोटे छोटे वर्क को ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इसकी जो DW की वैल्यू है वो कितनी है, तो मैं लिख सकता हूँ VI से लेकर VF तक, और इसकी वैल्यू है P इंटू DV। क्या है, P इंटू DV। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, एज वी नो दैट कि PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। सो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NRT बाई V, ठीक है। इस P की वैल्यू को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुटअप कर देता हूँ। सो देयरफॉर जब मुझे वर्क डन W मिलेगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, और P की जगह पर क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V। क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V इंटू DV, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, NRT कांस्टेंट है, तो बाहर निकलने के बाद बचेगा क्या, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक 1/V इंटू DV। अब यहाँ पर हम फाइनली उस स्टेप पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, जो कि आपको पता है क्या होता है, log x होता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट W इज इक्वल टू NRT, और इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग, और अगर हम लिमिट अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये क्या मिल गया, दिस इज़ द वर्क डन। ये हमें वर्क डन मिल गया, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। अब इसी वर्क डन का यूज़ करते हुए हम आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके टोटल हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें पता ही है क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पर देखो, सिंस यहाँ पर हमने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, और इसका यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं। क्या रीज़न दे सकते हैं, सिंस डेल्टा T इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 0, बिकॉज किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द राइज इन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सो देयरफॉर आई कैन राइट Q इज इक्वल टू क्या हो गया, W। इसका ये मतलब हो गया, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो भी हम हीट दे रहे हैं, हमने
क्यू अमाउंट की हीट दी थी वो सारी की सारी हीट किस में यूटिलाइज हो रही है, सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही है इस पिस्टन को मूव कराने में फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब है वर्क डन करने में सारी हीट यूटिलाइज हो गई। तो अगर मान लो कि मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी दी है तो पूरी की पूरी 100 जूल की हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्क में। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई है। ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली अब हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q इज इक्वल टू W। तो W की वैल्यू क्या मिली थी, देखो यहाँ पर nRT नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिख देंगे nRT और नेचुरल लॉग ऑफ क्या यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, Q की वैल्यू मिल गई कि आइसोथर्मल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी दैट इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम है। अपना नेक्स्ट प्रोसेस रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के डिफरेंट प्रोसेस में से ये एक प्रोसेस है जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। सो आइसोबैरिक प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन राइट दैट द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिस पूरे प्रोसेस में प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो इसीलिए वहाँ पर नाम क्या है, आइसोथर्मल। यहाँ पर क्या दिया, आइसोबैरिक। तो जो बार वर्ड है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर के लिए। तो आप समझ जाओगे कि आइसोबैरिक का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। अच्छा, अब इस प्रोसेस में होगा क्या, फॉर सच प्रोसेसेस नन ऑफ द क्वांटिटीज़ मतलब कौन कौन सी, डेल्टा यू, Q एंड W इज़ ज़ीरो। जबकि यही अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में देखोगे तो वहाँ पर हमें डेल्टा U की वैल्यू ज़ीरो मिली थी बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में इन तीनों क्वांटिटीज़ में से यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी ज़ीरो नहीं है। तो जब मुझे Q फाइंड करना होगा, यानी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हीट लगी है वो फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर मुझे डेल्टा U की वैल्यू और साथ ही साथ में वर्क डन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट कि जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस W के इक्वल होता है। तो अगर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू Q फाइंड आउट करना है तो मुझे डेल्टा U भी पता होना चाहिए और W भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ग्राफ देख लेते हैं कि जो हमारा पीवी डायग्राम है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पीवी डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन हाँ अगर मैं इसको देखूँ तो इसका देखो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर है और इसका फाइनल वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका पीवी डायग्राम भी शो कर देना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स के लिए। तो वहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन देना है, पीवी डायग्राम बनाना है और इसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है रिलेटेड टू हीट एनर्जी। तो अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस में बेसिकली हमें करना क्या है, Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया मुझे डेल्टा U और W की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ कि इस आइसोबैरिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन फॉर एक्सपांशन, वर्क डन फॉर एक्सपांशन कितना आएगा, देखो वर्क डन इसको मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P इंटू डी वी, राइट। क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू डी वी। तो याद रखो आप वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डी वी होता है। अब ये जो हमें डी वी दिख रहा है तो एज हमने पढ़ा हुआ है कि पी वी क्या होता है, पी वी एन आर टी होता है, राइट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो क्या मैं इसकी जगह पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी,
लिख सकते हैं ऐसा? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने dv को किससे रिप्लेस कर दिया, dt से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पर p इंटू डी वी दिया है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, nr dt रख देंगे। तो देयरफॉर हम w को क्या लिखेंगे, w इज इक्वल टू पी डी वी की जगह पर अब क्या रखेंगे, nr। अच्छा, dt का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमें वर्क मिल गया। तो वर्क की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ध्यान से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू nr tf माइनस टी आई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी इस प्रोसेस में कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी वी डी टी। क्या हो गया, एन सी वी डी टी। ये हमने पढ़ा है रिलेटेड टू केटीजी चैप्टर में, जहाँ पर हम मेयर्स रिलेशन को डिफाइन करते हैं और बात करते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अगर आपको ये नहीं पता है। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बेसिकली वो दो टाइप की होती है, जहाँ पर हम एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। क्या होता है, सी एन डेल्टा टी। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा यू। अच्छा, शुरू में क्या होगा, ध्यान से सुनो। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा 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 और एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ रहा होगा तब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, CV। CV का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा, N इंटू डेल्टा टी। तो आप डेल्टा टी लिख सकते हो या तो इसे DT भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो रही है उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV DT। और याद रखना है, ये जो आपको DT मिला है या इसे हम डेल्टा टी भी कह सकते हैं, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर आई कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV, और इसे मैं लिख सकता हूँ TF माइनस TI। बिकॉज जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो देखो, इस तरीके से मैंने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें पता है, क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, टोटल हीट गिवन Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होती है। सो देयरफॉर आई विल राइट Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो डेल्टा यू है वो कितना है, डेल्टा यू की वैल्यू है NCV। तो यहाँ पे लिखेंगे NCV, ये हो जाएगा TF माइनस TI, राइट। और उसके बाद W की भी वैल्यू यहाँ पर देखो दिया है, कितना है, NR TF माइनस TI। तो यहाँ पर हो जाएगा NR और ये हो जाएगा TF माइनस TI, ठीक है। अब जैसे मैं इक्वेशन को लिख दूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा, यानी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो TF माइनस TI क्या है, कॉमन है। तो और इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, NCV प्लस NR को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और ये कॉमन को इधर लिख लेता हूँ, TF माइनस TI, ठीक है। अब अगर आप इस वाले कॉलम में देखोगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, n। तो n को मैं बाहर लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा n। तो अंदर क्या बचेगा, CV प्लस R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, TF माइनस TI, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एज हमने मेयर्स रिलेशन पढ़ा है, एज CP माइनस CV किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, फ्रॉम मेयर्स रिलेशन इन चैप्टर नंबर 3 KTG। फ्रॉम मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV की वैल्यू क्या होती है, R। तो यहाँ से मुझे बताओ कि CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको क्या मैं CV प्लस R लिख सकता हूँ, येस इट कैन बी रिटन एज CV प्लस R। तो अब ये जो आपको CV दिखाई दे रहा है, इस CV की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, जो कि किसके इक्वल है, CP के इक्वल है। सो देयरफॉर फाइनली आई कैन राइट Q इज इक्वल टू NCP, और ये क्या हो जाएगा, TF माइनस TI। तो देखो वही इक्वेशन तो हमें मिल गया, क्योंकि हमने बात क्या की थी, आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, CP। CP का मतलब क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
So therefore total heat given to the system Q is equal to NCP TF minus TI। इसी TF minus TI को आप डेल्टा T लिख सकते हो, या तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, DT लिख सकते हो। इससे पहले हमने देखा था अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर हमने देखा आइसोबैरिक प्रोसेस, अब हम करने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने स्टडी किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने देखा कि प्रेशर कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक, यहाँ पर जो कोरिक वर्ड है यह क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो यहाँ पर आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर बोलते हैं द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, ये हम कैसे जज कर पाएंगे? कोई तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे हम समझ सके कि कहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, कहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कुकर को नॉर्मली आप देखा होगा आपने, अगर हम कुकर में फॉर एग्जांपल चावल बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने चावल पानी डाल के रख दिया। अब शुरू में क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसको समझने की कोशिश करो। शुरू में आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से पहले उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, यानी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले फेज में हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक बार प्रेशर इंक्रीज़ होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रेशर पूरी तरीके से बन जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तब तो हम ये देखेंगे कि फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। यानी चावल पकेंगे तो भाई क्या होगा, चावल पकेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यही तो हुआ। पहले हमने क्या देखा, शुरू में हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर को बढ़ाया तो पहले प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम था कांस्टेंट। फिर हमने क्या देखा, प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को और बढ़ाया तो देखा कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है कि वो वॉल्यूम प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सीटी लगी है कुकर में उससे प्रेशर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, किसकी वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, राइट। और टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये तीनों लॉ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसैक्स लॉ। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देख लिया कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि फॉर सच प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगी, 0। बिकॉज जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, अब इसको हम पीवी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने पीवी डायग्राम बनाया है, और ये जो लाइन है बेसिकली वो आपको क्या दिखा रही है, लाइन आपको ये दिखा रही है कि अगर मैं इसके अक्रॉस सीधा एक लाइन बनाऊं तो ये वॉल्यूम की लाइन है ना, यानी इसका इनिशियल एंड फाइनल दोनों पोजीशन तो यही है, ये आगे पीछे तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर एक चीज़ आप देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका प्रेशर ज़रूर चेंज हो रहा है। मान लो पी आई है और यहाँ पर आते आते इसका प्रेशर क्या हो गया, पी एफ हो गया, बट इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट। तो जब भी हमें पीवी डायग्राम बनाना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का तो इसी तरीके से हम बनाएंगे, वहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस में अब हमें वही करना है जो हमने आइसोथर्मल और आइसोबैरिक में किया था, कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करके क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वैल्यू को रख देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी वो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सिंस जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर ऐसा हुआ सो देयरफॉर आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू 0, बिकॉज वर्क डन का तो फॉर्मूला ही वही है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू डी वी। तो अगर यहाँ पर या पी इंटू डेल्टा वी भी कह सकते हो, तो अगर डेल्टा वी 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, 0।
तो यहाँ पर हमें वर्क डन तो मिल गया, यानी यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हम हीट देंगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो देखो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर हमने एन सी वी डेल्टा टी क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है, यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर लेते हैं और हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि CV का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई कैन राइट दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो सिंस यहाँ पर W की वैल्यू 0 है, सो देयरफॉर आई विल राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U, बिकॉज W की वैल्यू क्या है, 0। सो इन शॉर्ट आई कैन राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U। और आपको पता है डेल्टा U की वैल्यू हमें कितनी मिली है, इट इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और याद रखना है कि डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हीट का फॉर्मूला मिल गया, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q इज इक्वल टू एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। तो याद रखना है टी एफ क्या है, फाइनल टेम्परेचर, टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो इससे पहले हमने वीडियोस में देखा था रिलेटेड टू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबैरिक प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, और आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बोल सकते हैं बेसिकली एक तरीका का आइसोलेटेड प्रोसेस है, बिकॉज आइसोलेटेड चीज़ें वो होती हैं जहाँ पर ना हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। तो अगर हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी तो एक्सचेंज हीट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी हीट एक्सचेंज क्या है, 0 है। तो हीट एक्सचेंज 0 दो ही कंडीशंस पे हो सकती हैं, या तो हमारा सिस्टम ही आइसोलेटेड हो, या दूसरा कंडीशन ये है कि वो जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट हो जाए कि वहाँ पर हीट एक्सचेंज होने को टाइम ही ना लगे। ठीक है, तो ऐसे दो कंडीशंस पर हीट एक्सचेंज की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि फॉर सच प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अगर Q 0 हो जाए तो फिर डेल्टा U कैन बी रिटर्न एज माइनस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो अगर आपका Q की वैल्यू 0 हो गया तो फिर क्या बचा, डेल्टा U प्लस W। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। तो ये कंडीशन जो है ये तभी सेटिस्फाइड हो सकती है जब किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हीट एक्सचेंज क्या हो, 0 हो। तो आपको याद रखना है कि हीट एक्सचेंज दो ही कंडीशन पे 0 हो सकती है, या तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो, या तो दूसरा कंडीशन यह है कि वो प्रोसेस इतनी सडन हो, इतनी जल्दी टेक प्लेस हो जाए कि वहाँ पर हीट एक्सचेंज ना हो पाए। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर याद रखना है कि फॉर सच प्रोसेस Q की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर ये Q की वैल्यू 0 हो गई तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस W। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। बट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ये एंड इस एक्सिस के पैरेलल होता है और ये वाला एंड इस एक्सिस के पैरेलल होता है, और ये ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा बेंड होके जाता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पीवी डायग्राम देखा था उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, और ये
नॉर्मल ग्राफ है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा बेंड ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर क्या मान लेंगे, पी आई, और यहाँ पर ये जो फाइनल प्रेशर है इसे हम क्या बोलेंगे, पी एफ बोल देंगे। उसी तरीके से इसके एग्जैक्टली नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी आई, और इसका फाइनल वॉल्यूम क्या है, वी एफ। ठीक है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिर्फ हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, अदरवाइज इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और इसका वर्क डन भी होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जैसे कि हमने इससे पहले डेरिवेशन में भी देखा था कि हम थर्मोडायनेमिक ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते थे, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना होता था, जिसकी वजह से हमें क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। और क्यू की वैल्यू पता करने के लिए हम दो चीज़ें पता करते थे, दैट इज़ डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्यू की तो वैल्यू 0 है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, या एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस मैं लिख सकता हूँ कि पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी वी गैमा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। जैसे हमने वहाँ पर आइसोथर्मल में देखा था पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर ये जो आपको गैमा दिखाई दे रहा है ना, इस गैमा को हम क्या कहते हैं, सी पी बाई सी वी कहते हैं। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, यानी मोनो एटोमिक गैस, डाई एटोमिक गैस, पॉली एटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बेसिकली गैमा को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर गैमा का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट हम यहाँ पर गैमा को बोल देते हैं, बट गैमा इज कॉल्ड एडियाबैटिक रेशियो। गैमा को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक रेशियो। ठीक है, ओके। अब खाली आपको याद ये रखना है कि गैमा की वैल्यू हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगी। सो देयरफॉर इन जनरल मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ जो हमें आगे काम में आएगा, दैट पी आई वी आई रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। यानी कि अगर जब मुझे प्रोसेस को कंपैरिजन करना होगा, इनिशियल प्रोसेस एंड फाइनल प्रोसेस, तो यहाँ पर पी आई और वी आई का मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, और पी एफ और वी एफ का मतलब क्या है, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। तो ये वाला जो हमने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन का आगे हमें यूटिलाइज करना है, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। यानी यहाँ पर हम मान रहे हैं कि वॉल्यूम इनिशियली क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जो गैस हमने रखा है फॉर एन नंबर ऑफ, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल क्या है 1 है गैस का, तो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमें जो वैल्यू मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ, वी कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर देखो वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर द वर्क डन हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, वर्क डन इज गिवन बाय, देखो नॉर्मली इससे पहले भी डेरिवेशंस में हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था हमने। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, और टोटल वर्क डन आपको पता है क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। किसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन अपने को करना है पी इंटू डी वी का इंटीग्रेशन करना है। बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी इंटू डी वी।
है ना। तो ऐसे छोटे छोटे वर्क को मैं अगर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। और टोटल वर्क का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन कर दो। किसको इंटीग्रेशन करना है, डी डब्ल्यू को। और यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी इंटू डी वी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वर्क डन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला था वर्क डन इज, तो देखो यहाँ पर जो वर्क डन है उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया, वर्क डन इज गिवन बाई पी इंटू डी वी, बिकॉज वर्क डन बाई द गैस का यही फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर एज हमें पता है कि हमने ऑलरेडी लिखा है कि पी वी गैमा की वैल्यू क्या होती है, सी के इक्वल होती है। सो देयरफॉर वी कैन राइट पी वी गैमा इज इक्वल टू सी। सो यहाँ से देखो मुझे बताओ कि P की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, P विल बी इक्वल टू सी अपॉन वी रेज टू गैमा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से मैं लिखता हूँ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, और P की जगह पर क्या आएगा, C अपॉन वी रेज टू गैमा इंटू क्या हो जाएगा, डी वी। अब देखो C जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। अच्छा 1 अपॉन वी गैमा है, अगर मैं वी गैमा को ऊपर लेके आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस गैमा लिख सकता हूँ। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर से कोई चीज़ न्यूमिनेटर पे आती है तो उसकी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आई कैन राइट W इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। तो ये जो V माइनस गैमा मिला है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको एक स्टेप समझना है। यहाँ पर नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये आता कैसे, देखो x का मतलब यहाँ पर पावर ऑलरेडी इसके पास 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन ऑफ x बोलते हैं तो क्या करना होता है, जो भी पावर होता है उसमें +1 करना होता है। तो जैसे 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 लिख दिया और उतना ही वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, s³/3 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि 2 पहले से है, यहाँ पर प्लस मैंने क्या बोला 1 करते हैं, तो 2 + 1 3, तो पावर 3 आ गया, उतना ही वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, v रेज टू माइनस गैमा, क्या दिखाई दे रहा है, v रेज टू माइनस गैमा। तो जब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, v रेज टू माइनस गैमा और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम करते क्या है, +1 करते हैं जो भी पावर लगा होता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, W इज इक्वल टू सी तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, VI, अपर लिमिट क्या है, VF। तो इसका सिंपल से मतलब है कि आपको एक बार जो हमारा V है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करना है और एक बार आपको V को लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा VF माइनस गैमा। अच्छा यहाँ पर अपॉन में भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो अपॉन में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस गैमा। जैसे यहाँ पर हमने 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो जितना पावर आपका ऊपर होगा उतना ही पावर नीचे लिखना होगा। तो माइनस गैमा +1 लिखो या तो 1 माइनस गैमा लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर 1 माइनस गैमा को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या आ गया है, VF आ गया, ठीक है, VF। और यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस गैमा +1। उसी तरीके से माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू माइनस गैमा +1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपर लिमिट को भी अप्लाई कर दिया और लोअर लिमिट को भी अप्लाई कर दिया। तो आपको याद रखना है कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ V रेज टू माइनस गैमा इंटू DV निकालेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा दिस इज V रेज टू माइनस गैमा +1 और अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस गैमा +1, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल VI और फाइनल VF, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का स्टेप अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से आपके मेन स्टेप शुरू होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस गैमा, ठीक है। इसे तो हमने बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपको VF और VI दिख रहा है, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 1 अपॉन। तो देखो जब मैं अपॉन में लेके जाऊँगा तो आपको पता है जो भी पावर होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ VF और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैमा -1 और ये हो जाएगा -1 अपॉन और ये हो जाएगा VI और इसे भी लिखेंगे गैमा -1, क्योंकि जैसे ही वो डिनोमिनेटर में आएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इस सी की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस गैमा, जब सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी अपॉन वी एफ गैमा माइनस 1 माइनस सी अपॉन वी आई गैमा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सी को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आप याद रखो हमने सी को क्या लिखा था, देखो सी को हमने लिखा था कि हम सी को पी आई वी आई गैमा भी लिख सकते हैं और पी एफ वी एफ गैमा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी का यूटिलाइज करेंगे। तो देयरफॉर आई कैन राइट W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा, और यहाँ पर इसे मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनो, सी की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, सी की जगह पर मैं लिखता हूँ पी एफ वी एफ, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैमा अपॉन ये हो जाएगा वी एफ गैमा माइनस 1। उसी तरीके से माइनस सी की जगह अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, पी आई वी आई रेज टू गैमा अपॉन ये हो जाएगा वी आई रेज टू गैमा माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देयरफॉर W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा, और ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ऊपर 10⁻³ दिया है, नीचे दिया है 10⁻², तो आप क्या करोगे, आप जब ये ऊपर लेके आओगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, ये हो जाएगा पी एफ, ये हो जाएगा वी एफ, क्योंकि वी एफ नीचे भी और वी एफ ऊपर भी है, बट इनके पावर को क्या लिखेंगे, पहले पावर क्या था वाई, अब जब ये नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, मैंने बोला पावर के साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पी आई, और ये हो जाएगा वी आई, पहले से पावर क्या था गैमा, और ये ऊपर जब नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गैमा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो गैमा माइनस गैमा कैंसिल, गैमा माइनस गैमा कैंसिल। सो देयरफॉर अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1 माइनस गैमा, और इसे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट पी एफ वी एफ। ठीक है, बिकॉज रेज टू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा, पी आई वी आई। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा, यानी 1/1 माइनस गैमा इन द ब्रैकेट फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने वर्क डन के लिए पीडीवी लिया था, अगर हम पीडीवी को एनआरडीटी के इक्वल लेके सॉल्व करते तो हमें फिर वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा इन द ब्रैकेट वी कैन राइट टी आई माइनस टी एफ। ठीक है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड डेरिवेशन को डिराइव करना है।